Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you, those who are preparing for ONGC एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का जो वैकेंसी आया है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज काफी यूजफुल वीडियोस आज मैं लेकर आया हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज का दिन काफी अच्छा होता है, तो आप लोगों के लिए आज का दिन को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए, यादगार बनाने के लिए मैं आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर का या फिर इसको आप बोल सकते हो जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाते हैं पीएसयू वाले, अगर आप पेपर देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इनका क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है। ओके, क्या होता है हर एक पीएसयू का नॉर्मली सिलेबस लगभग सेम होता है, पर कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है कि इनका थोड़ा अलग अलग टॉपिक्स ए पूछते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो आपको भी पता लगेगा कि जो ओएनजीसी का जो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, क्योंकि मैंने पूरा ये क्वेश्चन पेपर है पूरा मैं इसको एनालाइज किया। ओके, सो आई विल डिस्कस विथ यू क्वेश्चन पेपर इन टुडेस वीडियो। ओके, पर मैंने देखा हूं कि इसका जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर पीएसयू एग्जामिनेशंस। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं कोर्सेज का। कोर्सेज आर ऑलरेडी लॉन्च्ड फॉर योर प्रिपरेशन। और बता दूं, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करने का तो कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर एग्जामिनेशन डेट का बात किया जाए ओएनजीसी का, तो ये मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसका एग्जामिनेशन आप इसका रख सकते हो नवंबर इंड, नहीं तो फिर इसका दिसंबर में एग्जामिनेशन हो सकता है। क्योंकि ओएनजीसी का ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवा लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि इसका एग्जामिनेशन दिसंबर महीना में हो सकता है। तो आप दिसंबर तो रख ही लो कि दिसंबर स्टार्टिंग या मिड में हो सकता है, अगर अगर बहुत जल्दी हो तो नवंबर में हो सकता है, पर अब दिसंबर नॉर्मली रखो कि दिसंबर में इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अभी बात किया जाए तो अभी आपके पास एक ही महीना है, ठीक है, एक ही महीना है। क्योंकि इन लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही ज्यादा जल्दी होता है इसका एग्जामिनेशन। जब से इनका फॉर्म भरने का जो डेट होता है ना, जो लास्ट डेट होता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, उसके विथ इन एक महीना के अंदर इन लोग एग्जामिनेशन का डेट निकाल देते हैं। ओके, तो आप दिसंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। ओके, सो कोर्सेज आर ऑलरेडी लॉन्च्ड फॉर योर प्रिपरेशन। सो इफ यू वांटेड टू परचेज दिस, तो आप परचेस कर सकते हो। आप मेरा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.mansuranianclasses.in पे। लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। If you wanted to purchase the only MCQs, that is available at only rupees 500। MCQs अगर आप परचेस करते हो 500 का, उसमें आपको 5000 प्लस MCQs मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 20 प्लस प्रीवियस ईयर पीएसयू का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे 20 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे इसमें आपको बीएचईएल का भी पेपर रहेगा, उसमें आपको कोल इंडिया का भी रहेगा, और भी जो अदर पीएसयू है सबका पेपर उसमें रहने वाला है। ओके, जैसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, तो जितना भी पीएसयू है ना, लगभग सबका पेपर रहने वाला। 20 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा पीएसयू का। इसके साथ साथ आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा। वो एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज बनाया हुआ है। हर एक पेपर का, हर एक पेपर, जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स का भी हर एक चैप्टर वाइज, जैसे हॉर्स और पट्टी हो गया, एमएटी हो गया, एएमटी हो गया। ओके, सो एवरीथिंग, जैसे कि हर एक पेपर का चैप्टर वाइज भी बनाया हुआ, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन करे तो वो अगर वो चाहता है तो वो एमसीक्यूज भी प्रिपरेशन कर सकता है। इस तरह से वो बनाया गया है। तो 5000 प्लस एमसीक्यूज है। इसके साथ साथ 20 प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। 20 प्लस प्रीवियस ईयर पीएसयू क्वेश्चन पेपर मिलेगा। वो आपको मात्र 500 रुपीज, मात्र 500 रुपए मिल जाएगा। आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.himansuniaclasses.in। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ उनको ओएनजीसी का चाहिए। तो सिर्फ ओएनजीसी का अगर आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर तो आप परचेस कर सकते हो मात्र 51 रुपीज में, मात्र 51 रुपीज में। ओके, तो ये भी आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि फुल कोर्सेज चाहिए होता है, जो कि फुल कोर्सेज का प्राइस है 999। इन द फुल कोर्सेज यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स विथ एमसीक्यूज। देखिए, वीडियो लेक्चर जो मिलेगा आपको एज ए समराइज्ड वीडियो लेक्चर मिलेगा, और
जो नोट्स मिलेगा वो आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस तरह से आपको नोट्स हम बनाए हैं ताकि अगर आप वो नोट्स भी करके जाते हो और अगर आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ओके, तो आपका चॉइस है कि आपको क्या परचेस करना है। आप चाहो तो एमसीक्यू परचेस करो, फुल कोर्स परचेस करो, या फिर जो भी परचेस करो, चॉइस ऑफ योर्स, आपको क्या परचेस करना है। सो चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। एज पर सेक्शन एज पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, एफसीआरए से क्वेश्चन पूछा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 से पूछा है क्वेश्चन। एज पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, एनी पर्सन whose certificate has been cancelled, कोई भी पर्सन उसका अगर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है अंडर दिस सेक्शंस, ओके, इस सेक्शन के अंदर अगर किसी भी पर्सन का सर्टिफिकेट अगर कैंसिल हो जाता है, शैल नॉट बी एलिजिबल, फिर से एलिजिबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के लिए और ग्रांट परमिशन और ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन फॉर ए पीरियड ऑफ कम से कम कितने सालों तक, 3 साल होता है। ओके, ये 3 साल होता है इसका आंसर, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट। ओके, तो ये तो पूछा था कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो 3 साल तक वो फिर से वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है, ठीक है, वही बोला था ना। देखिए यहाँ पे एनी पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल, किसी भी पर्सन का सर्टिफिकेट अगर कैंसिल हो जाता है अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के अंदर, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो 3 सालों तक रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, नहीं फिर और नहीं वो ग्रांट कर सकता है प्रायर परमिशन फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। 3 सालों तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, उसके बाद नहीं वो रजिस्ट्रेशन ले सकता, ओबीसी मतलब उसके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं ले सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा कि ये जो एफसीआरए है तो ओके, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, तो इसमें अगर उसका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो 3 सालों तक वो रजिस्ट्रेशन 3 सालों तक उसको फिर से वो परमिशन नहीं मिलेगा। ओके, और बात किया जाए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, तो समटाइम्स क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोई भी पर्सन अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, पहली बार रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, अगर किसी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो पहली बार अगर वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसको कितने दिनों के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज, ये आप याद रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद इन 90 डेज उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखो आपको पूछा था कैंसिलेशन से रिलेटेड कि अगर किसी भी पर्सन का एक बार अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का जो अधिकार है, जो लेने का है रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसको वैसे पता है ना, वो ले सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर एक बार उसका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो 3 सालों तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिलेगा। पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंदर एक और प्रोविजन है कि समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगता है, सस्पिशियस लगता है कि हो सकता है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है उसको वो मिसयूज कर रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पहले बात क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते क्यों है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते क्या है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप तभी ले सकते हो जब आप किसी भी मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, भलाई वाला काम कर रहे हो, सिंपल भाषा में आप भलाई का कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ एजुकेशनल या फिर सोशल वर्क आप कर रहे हो, या फिर कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो जिससे लोगों का भलाई हो रहा हो, अगर आप उस टाइप का काम कर रहे हो, ओके, तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। तो गवर्नमेंट को लगता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को सस्पिशियस है कि कुछ गड़बड़ आप कर रहे हो क्या, तो उसके चेकिंग के लिए कुछ लोग को भेजते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि वो सस्पेंड करते हैं, क्या सस्पेंड करते हैं, रजिस्ट्रेशन को कितने दिनों तक करते हैं, 180 डेज, 180 डेज, और इसको और भी बढ़ाया जा सकता है प्लस 180 डेज, तो ध्यान में रखना। पर इस टाइम वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, पर कैंसिलेशन जब एक हो जाता है ना तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। तो मैं जितना आपको बोला ना आप उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस बार, तो अगले बार जो इस बार एग्जामिनेशन होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं आप मेरा एमसीक्यू परचेस करिए, उसमें सब कुछ हम कवरेज किए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, क्योंकि मैं जो भी एमसीक्यूज बनाता हूं मैं पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखता हूं। आफ्टर एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन पेपर काफी मेहनत लगता है, काफी टाइम भी लगता है, ठीक है।
सारा एमसीक्यूज बनाने में चैप्टर वाइज बनाया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं पहले नॉर्मली बनाया था, पर मैं सोचा कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये होता है कि सिर्फ उसको किसी एक पेपर को पढ़ना है, वो भी चैप्टर वाइज पढ़ना है, किसी एक टॉपिक्स को पढ़ना है, तो दैट्स वाई उसको मैं फिर से रिवाइज किया और चैप्टर वाइज बना दिया हूं, ताकि लोगों को जितना इजी हो सके पढ़ाई में उतना ज्यादा बेहतर वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोल रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टीडीएस, विथ रिस्पेक्ट टू टीडीएस, टीडीएस कैसे क्वेश्चन पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू टीडीएस इंटरेस्ट अदर देन, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 ए से क्वेश्चन पूछा है, सेक्शन 194 ए टीडीएस का सेक्शन है। नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स shall be deducted at source, कोई भी टैक्स, no tax shall be deducted at source by a banking company if during the financial year interest paid or payable does not exceed 40,000। यहीं पर अगर क्वेश्चंस में अगर सीनियर सिटीजन का पूछ देता तो 50,000 रुपीज हो जाता, पर यहाँ पे नॉर्मली पूछा है तो 40,000 इसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी हो सकता है अगर सीनियर सिटीजन का पूछ देता इसी सेक्शन में तो 50,000 रुपीज आंसर हो सकता था। तो आप ये दिमाग में रखते जाओ कि जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा है तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस इस बार भी आ सकता है। तो ऊपर हमने उन्हें देखा कि एफसीआर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे टीडीएस से क्वेश्चन पूछा है, तो बस आप टॉपिक देखते जाओ, प्रिपरेशन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44, सेक्शन 44 प्रोविजन बोल रहा है, सेक्शन 44 किसका, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से पूछा है। इफ एनी पर्सन, कोई भी एक पर्सन है, हु इज रिक्वायर्ड, कोई भी एक पर्सन है, इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर आफ्टर फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी पर्सन को फर्निश करना पड़ता है, क्या फर्निश करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट, किसको करना पड़ता है, कंट्रोलर को करना पड़ता है, और किसको करना पड़ता है, और कोई अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको करना पड़ता है। पर अगर वो फेल कर जाता है, वो फेल कर जाता है, क्या फेल कर जाता है, फर्निशिंग द सेम, अगर वो पर्सन फेल कर जाता है, वो फर्निश नहीं कर पाता है, क्या नहीं फर्निश कर पाता है, डॉक्यूमेंट, रिटर्न और रिपोर्ट, किसको नहीं कर पाता है, कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो फिर क्या होगा, पेनल्टी लगेगा, शैल बी लेवल टू पेनल्टी, तो उसको ऊपर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, कितना चार्ज किया जाएगा, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज पेनल्टी चार्ज किया जाएगा फॉर ईच सच फेलुअर के ऊपर। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। आप ये भी देखो यहाँ पे पेनल्टी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब पेनल्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और भी आप आगे के क्वेश्चन देखते जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पेनल्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस बार अगर आप स्टडीज कर रहे हो कोई भी लॉ रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोविजंस जिसमें अगर पेनल्टी का भी अगर उसमें डिस्कशन किया जाता है उस सेक्शन से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोविजंस में, तो पेनल्टी का भी याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या बोल रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, इसमें से कौन है जो गलत है। ओके, तो क्या है यहाँ पे, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द अथोराइज, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द अथोराइज कैपिटल, कोई भी अगर रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है अथोराइज कैपिटल का, ओके, अथोराइज कैपिटल मींस नॉमिनल कैपिटल, कोई भी रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है अथोराइज कैपिटल तो उसको क्या बोला जाता है, उसको विच इज नॉट इश्यूड, वो इश्यू नहीं किया, नॉट इश्यूड आइदर इन कैश, नोट उसको इश्यू नहीं कर पाया, आइदर इन कैश और फिर या और कंसीडरेशन में भी टर्म उसको बोला जाता है अनइश्यूड कैपिटल, उसको कहां पे उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, ओके, उसको ट्रेजरी में किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया एक गलत ऑप्शन है क्योंकि इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, ओके, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ ए फ्रॉड, इन केस ऑफ ए फ्रॉड, ओके, इन केस ऑफ ए फ्रॉड इन्वॉल्विंग डैश द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमिटी। देखिए, जिस कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा, और अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो वहां पे किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करेगा। ऑडिट कमेटी सभी कंपनी में तो जरूरी नहीं है ना कि सभी कंपनी में ऑडिट कमेटी होता ही है, जो कि सेक्शन 177 बताता है ऑडिट कमेटी को कि सभी कंपनी के ऊपर नहीं है, कुछ कुछ ऐसा प्रोविजन है जहां जहां की ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। ऑडिट कमेटी अगर आपको जानना है तो आपको सेक्शन 177 आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें बोलता है कि ऑडिट कमेटी का, जो आपको बता देता हूं कि ऑडिट कमेटी में एक प्रोविजन है कि किसको किसको बनाना पड़ता है। देखिए, पहले बात तो है कि जो भी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी है ना, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, सारा लॉ का प्रोविजन लिस्टेड कंपनी को तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर पहला
है कि उसको करना पड़ेगा, उसको प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि उसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी उसका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 10 50 100 10 50 100 10 क्या चीज 10 पेड अप शेयर कैपिटल, लोन बोरो डिवेंचर 50 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। सबसे इजी ट्रिक मैं बताता हूं आपको लॉ का प्रोविजंस याद करने का। अगर आप कोई भी अगर आप लिमिट याद कर लिए, कोई भी लिमिट आप याद कर लिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मैं आपको बताया 10 50 100 10 50 100, तो कोई भी अगर हायर लिमिट रहता है ना, कोई भी अगर हायर लिमिट रहता है वो जनरली मैक्सिमम केसेस में ही होता है कि वो टर्नओवर का रहता है, मैक्सिमम केसेस में वो टर्नओवर का रहता है। तो मैं ये जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप इस तरह से कोशिश या कोई भी प्रोविजंस को आप याद रख सकते हो। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपको जो हमें बताया अभी वो सेक्शन 177 बताया, जो कि ऑडिट कमेटी का सेक्शन से रिलेटेड है कि कौन कौन सा कंपनी पे ऑडिट कमेटी मतलब ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। हर एक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, जो जो वो लिमिट टच करते हैं उनको उनको बनाना पड़ता है, बाकी लिस्टेड को तो कंपलसरी होता है। ओके सो यहां पे बोलता है कि जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर होता है, कोई भी ऑडिटर हो, चाहे स्टैट ऑडिटर हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर कॉस्ट ऑडिटर या फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर। जैसे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो प्रोविजंस है एज पर कंपनी एक्ट, जो कि पूरा दिया हुआ है, पूरा मतलब अच्छा से दिया हुआ है, सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक दिया हुआ है। ओके तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के भी वही प्रोविजंस है। अगर कुछ भी है, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ भी अगर फ्रॉड दिखता है तो उनके ऊपर भी वही एप्लीकेबिलिटी होता है। अगर कॉस्ट ऑडिटर भी अगर इसी तरह का अगर उनको भी फ्रॉड मिलता है तो उनके ऊपर भी इसी तरह का प्रोविजंस एप्लीकेबल है, जो कि कॉस्ट ऑडिट को अगर डिफाइन पूरा तरीका से किया गया, बताया गया कॉस्ट ऑडिट के बारे में सेक्शन 148 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया। एक सेक्रेटरियल ऑडिट होता है जो सीएस वाले लोग करते हैं, तो सीएस कंपनी सेक्रेटरी वाले, तो सीएस वाले जो लोग करते हैं वो सेक्रेटरियल ऑडिट उनको बोला जाता है, जो करते हैं उनको सेक्रेटरियल ऑडिट बोला जाता है। तो वो क्या होता है कि वो सेक्शन 204 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया, उसमें पूरा सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बताया गया है। तो जस्ट मैं एक नॉर्मल बता दिया कि आपको ऐसा आपको ये बता देने से क्या हुआ कि आपको इसके साथ साथ आपको सेक्शन नंबर याद हो गया। बहुत सारे लोगों को सेक्शन नंबर याद नहीं होता है, पता नहीं होता कि किसका क्या सेक्शन नंबर है, तो आपको ये पता हो गया कि कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन नंबर 148, सेक्रेटरियल ऑडिट का 204, बाकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो प्रोविजन है सेक्शन से स्टार्टेड है फ्रॉम सेक्शन नंबर 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक। ओके अब आते हैं क्वेश्चंस में। ओके मैं इतना आपको इसलिए बताया कि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। ओके इस बार अगर क्वेश्चंस यहां से आया है तो इस बार देखो, इस बार क्वेश्चंस यहां पे से भी आ सकता है। ओके तो आपको पूरा करके जाना होगा। बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, उसमें हर एक चीज को टॉपिक वाइज किया हुआ है, एमसीक्यू बनाया हुआ है। ओके परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको विजिट करना पड़ेगा www.himanshulearningclasses.in। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। यहां पे देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, इन केस ऑफ फ्रॉड, कोई भी अगर फ्रॉड होता है, इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग dash the auditor shall report the matter to the audit committee constituted under section 127 to the board or other cases भी सस्ता। तो कितना का अगर फ्रॉड रहेगा तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना कंपलसरी होता है, तो कम से कम 1 करोड़। 1 करोड़ ऑब्वियस बात है ना, बड़ा अमाउंट रहेगा तभी तो रिपोर्ट करेगा, छोटा मोटा अमाउंट क्या करेगा। ओके तो इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग 1 करोड़ द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी। ओके चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मींस गलत कौन है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसने पूछा है कि इसमें से गलत ऑप्शंस कौन है, गलत ऑप्शंस कौन है। इसमें गलत ऑप्शंस इसमें आपको है, देखिए सबसे पहले जब आप चैप्टर 6 से पढ़ते होगे तो आपको सबसे पहले यही आपको देखने को मिलता होगा चैप्टर 6 से जब भी आप पढ़े होगे। ओके तो उसमें क्या बताता है चैप्टर 6 से कि चैप्टर 6 से किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। उसके बाद आप एप्लीकेबिलिटी देख लेते हो किस पे एप्लीकेबल है, कौन कौन डिडक्शन ले सकता है, पर किसको एप्लीकेबिलिटी नहीं है यही पूछ दिया यहाँ पे। तो चैप्टर 6 से किसको एप्लीकेबल नहीं है, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी 112A ओके 111A इस सब पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है। Deduction under chapter 6 are not available from casual income like beginning from
लॉटरी, रिसोर्सेज पे यहाँ पे चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके साथ साथ डिडक्शन चैप्टर 6 से आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से अगर आपको कुछ भी 111A में जो अभी आपको यहाँ पे आपको इनकम होता है तो वहां पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6 से का। ओके, तो यहाँ पे पूछा था कि सही उत्तर क्या है, मतलब कि यहाँ पे गलत कौन है। ओके, गलत कौन है, तो ये सब सही है, मतलब चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिलता किसको है, डिडक्शन इन चैप्टर 6 से आर नॉट अवेलेबल, गलत ऑप्शन है। चैप्टर 6 से का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी पे मिलता है। ओके, तो पूछा था कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ए वाला, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, मैंने बहुत सारे पीएसयू एग्जामिनेशन में देखा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में बहुत सारे पीएसयू एग्जामिनेशन में देखा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन में देखा हूं, सेम टू सेम। मैं बताता हूं ना आपको, पीएसयू का प्रिपरेशन वो करना है ना, बेहतर प्रिपरेशन तो आपको ऐसा हो जाएगा कि अगर आप 20-25 अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी कर लेते हो ना, तो आपको ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपका जो प्रीवियस पीएसयू का पेपर हुआ है, जो भी पीएसयू पेपर हो, जैसे कोल इंडिया हो गया, बीएचईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, चाहे कोई भी पीएसयू है, यूपी पीसीएल का है, ठीक है, चाहे जो भी पीएसयू से, मतलब कितना का मैं नाम लू, किसी का भी अगर आप उठा लो, एनएलसी इंडिया लिमिटेड का भी एग्जामिनेशन हुआ था, तो किसी भी का भी पेपर उठा लो, अगर आप 20 से 25 प्रीवियस ईयर का अगर पीएसयू का पेपर ही कर लेते हो, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो कि अदर पीएसयू का एग्जामिनेशन में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। समझे बात को? इसलिए मैंने आप लोगों को, अब जो मैं कोर्सेज प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, तो जो आपको हम एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज तो देते ही देते हैं, इसके साथ साथ हम आपको 20 प्लस प्रीवियस ईयर पीएसयू का पेपर भी देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर एमसीक्यूज भी कर ले, और अगर एमसीक्यूज तो करना ही करना, एमसीक्यू जरूर प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज करिएगा तो आपका कंसेप्ट पूरा अच्छा से आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, आपको सबका प्रिपरेशन, सब कुछ, सब चैप्टर का प्रिपरेशन आपका हो चुका है। पर अगर आपको और कॉन्फिडेंस को और भी अच्छा से करना, कॉन्फिडेंस को मतलब बिल्डअप करना है, तो प्रीवियस ईयर का जो भी पीएसयू का पेपर है उसको प्रैक्टिस जरूर करें। उससे आपको यह पता चल पाएगा कि हाँ, आप जो एमसीक्यू सारा कवर अप कर लिए, उसके बाद आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू स्कोर सो मच इन दैट पेपर, सो डेफिनेटली आप इस पेपर में भी जो भी एग्जामिनेशन आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला होगा, आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब अरेंज किया जो भी पेपर्स होते हैं, तो आपको पता ही कितना मेहनत लगता है। तो आई हैव अरेंज ऑल दिस क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बस आपको यही ध्यान रखना, विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये बहुत सारे पीएसयू में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो किससे मिलता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किससे मिलता है, ऑब्वियस बात है एसेट से मिलेगा। ओके, विच आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किससे मिलता है, एसेट से मिलता है। ओके, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8, with respect to the payment of gratuity act 1972, the gratuity is payable to an employee after he is rendering the continuous service of not less than, देखिए ग्रेचुइटी एक्ट, जो ग्रेचुइटी एक्ट है वो 1972 में आया था, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में आया था। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रेचुइटी देखो किसको मिलेगा, ग्रेचुइटी किसको मिलेगा, तो कोई भी एम्प्लॉई अगर कंटिन्यूसली किसी भी एक कंपनी में 5 साल रेगुलर सर्विसेज देता है, तभी उसको ग्रेचुइटी मिलता है। 5 साल उसको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस उसको रहना पड़ेगा, तभी जाकर उसको ग्रेचुइटी मिलता होगा, मतलब मिलता है। ओके, मिलता है, 5 साल रहना पड़ेगा तभी जाकर ग्रेचुइटी मिलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी 1972, द ग्रेचुइटी इज पेबल टू द एम्प्लॉय आफ्टर ही हैज रेंडर्ड द कंटीन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 इयर्स। ओके, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is regarded as non-fund based lending? Non-fund based lending क्या होता है? Non-fund based lending क्या होता है मैं बताता हूं आपको। Non-fund based lending क्या होता है कि कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो फ्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है,
वो आपको मॉनेटरी टर्म में ना कुछ दे करके, ओके, आपको वो फंड ना दे करके, ओके, वो फंड आपको नहीं देता है, इसके बदले वो क्या देता है, वो आपको गारंटी देता है, इसके साथ साथ आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आपको दे रहा है तो वो नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक गारंटी होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है बैंक गारंटी है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैंक गारंटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह का भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं बोला था कि जो ओएनजीसी का जो पेपर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। अदर पीएसयूज का एग्जाम, मतलब अदर पीएसयूज का जो भी एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवाते हैं, ओके, फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, पर हम लोग ने जो देखा ओएनजीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि इनका कुछ क्वेश्चंस ऐसा ऐसा भी पूछा जा रहा है जो कि मतलब आपको इसके लिए अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और भी आप पीएसयू का क्या होता है कि उनका एक सब्जेक्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। उनका एक सब्जेक्ट होता है कि हाँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, और कुछ कुछ टॉपिक्स होता है वो जनरली उसी टॉपिक से पूछते हैं। पर इनका मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा टच कर रहे हैं, वहां से पूछ रहे हैं कि जो कि अगर आपको प्रीवियस अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो डेफिनेटली दे विल आस्क, इस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो, भी से पूछ सकते हैं ना, पिछला पूछे तो इस बार पूछ सकते हैं। तो आपको ये सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब भी। तो आप देख लो क्या पूछा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या बोला है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई, ओके, आईसीआई बोला था, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड आईसीआई रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ recognizing the need to have the consistent, uniform and transparent valuation policies and harmonize diverse practices in use in India constituted। आपको यह ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया 28 फरवरी 2017 को, 28 फरवरी 2017 को। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो पिछला पूछा गया तो इस बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या बोल रहा है। Thus, for an investment purposes is the discount rate that equate the present value of expected cash inflow with initial cash outflow। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या बोल रहा है। Does involves acquisition of a public sale company। ओके, एक्विजिशन इन्वॉल्व्स मतलब क्या बोलता है, does involves acquisition of a public sale company by a private company as it helps private company to bypass lengthy and complex process required to be followed in case it is interested in going public। इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स मर्जर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या बोलता है। Which of the following statement is incorrect, इसमें से कौन है जो गलत है। ओके, तो अमलगमाइजेशन, यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलता है। अमलगमाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आर डन to reorganize the financial structures of the company and not done to cut competition and ऑब्वियस बात है, ये गलत ऑप्शन है। ओके, तो गलत पूछा था, मतलब इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। आप आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। एज पर सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1881 1881 के हिसाब से पूछता है कि प्रोवाइड फॉर ओनली डैश काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि इसमें आपको पता होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरीका का होता है, 3 टाइप्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसमें आपको पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे आप मतलब 3 टाइप्स होता है। पहला मतलब क्या, मतलब 3 टाइप्स होता है। तो 3 टाइप्स में आपको होता है इसमें कि प्रोमिसरी नोट्स होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक्स होते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, आगे देख लीजिए क्वेश्चन 15 है, ये आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो आप यहाँ पे देख लो क्या पूछा है आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द कंपाइलेशन ऑफ GACAP by the Institute of Cost Accountant of India is a unique effort to record principles and practices in the disciplines of cost accountancy in India. What does
GACAP स्टैंड फॉर, तो GACAP स्टैंड फॉर, GACAP का फुल फॉर्म पूछा है कि GACAP का फुल फॉर्म होता क्या है, तो GACAP का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, आगे देख लीजिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर shall issue irredeemable preference shares और preference shares redeemable after expiry of, इसका आंसर होगा 20 years, इसका आंसर हो जाएगा 20 years, 20 years, okay 20 years from the date of issue expect for such infrastructure projects as may be the specified under the company act 2013, इसका आंसर हो जाएगा 20 years। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17, एनी रूल मेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑल फील्ड, यहाँ पे जैसे मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आने वाले हैं, तो इसी तरह का मैं बोल रहा हूँ जहां जहां डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, आप इस टॉपिक को इस बार अगर एग्जामिनेशन आप देने वाले हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आप इस टाइप का भी जो टॉपिक्स है इसको जरूर करके जाना। ओके, बाकी अगर आप मेरा एमसीक्यूज परचेस करोगे तो उसमें डेफिनेटली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ओके फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें तो डेफिनेटली सब कुछ कवरेज रहेगा, तो उसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, सिर्फ मेरा कोर्सेज परचेस करना है, उससे पढ़ाई करना है, अच्छा से पढ़ाई करना, एक भी एमसीक्यू छोड़ कर नहीं जाना है, सब कुछ को एक बार केयरफुली अच्छा से करके जाना है। आई हैव कवर्ड द एवरीथिंग, whatever the things which are relevant and important for all of you, I have covered the everything in that MCQs। okay, तो MCQs काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए फिर से। any rule made under any rule made under any of the provisions of the oil fields regulations and development act 1948 may provide that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment से related यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, may extends to 6 months or with fines which may extends to 1000 rupees or both। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, वो भी ऐसी बात है, तो करके जाना है सब। ओके, देख लो जो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। एज पर इंड एस 1 से क्वेश्चन पूछा है, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन इसमें गलत है। एन एंटिटी शैल क्लासिफाई, कोई भी अगर एंटिटी क्लासिफाई करता है एसेट को एज ए करंट, एन एंटिटी शैल क्लासिफाई एन एसेट एज करंट व्हेन इट एक्सपेक्ट इट टू रियलाइज द एसेट विद इन 9 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। विद इन 9 मंथ थोड़े ना उसको आप रियलाइज करते हो, करेक्ट एसेट का कम से कम अगर लाइफ होता तो 1 साल का तो होता है ना कम से कम, तो ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट पूछा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कारो से क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन है जो कि गलत है। तो कोई भी मैं बता देता हूं सबसे पहले कि जो कारो है ना, कारो किस पर एप्लीकेबल नहीं है, कारो एप्लीकेबल नहीं है जो भी बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, तो ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ओपीसी को जो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 62, और स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल कंपनी का अगर सेक्शन का बात की जाए तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइन किया गया। ओके, तो ये सब पे कारो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कारो का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ओके, मतलब कारो को इस सब को एप्लीकेबल नहीं है, तो मतलब कि कारो को इन लोग को कंप्लाई नहीं करना पड़ता है, जो कारो का प्रोविजन है इन लोगों को अप्लाई नहीं करना पड़ता है। किसको किसको नहीं करना पड़ता, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी। ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन नंबर 90 पूछता था कि विथ रिस्पेक्ट टू कारो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन है जो कि गलत है। कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन प्रीव्यू ऑफ, नहीं सेक्शन 8 भी नहीं है, देखिए सेक्शन 8 भी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं है कारो में। तो कौन कौन कंपनी नहीं हुआ, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ओपीसी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 62, स्मॉल कंपनी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 85, और सेक्शन 8 कंपनी। तो ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी के ऊपर कारो का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो ये बोल रहा था कि क्वेश्चन पूछा था इसमें से कौन है जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस जो था उसमें लिखा था कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी 2013 इज इंक्लूडेड इन प्रीव्यू ऑफ द कारो। नो 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 नो,
कारों का एप्लीकेबिलिटी नहीं है सेक्शन 8 कंपनी पे। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कौन कौन सा एरिया है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। ओके, तो इसका जो ऑप्शंस है आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव, सब कुछ इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब देख लो फॉर्मुलेशन और सब देख लेना, ठीक है। लोकेशनल एस्पेक्ट हो गया, चाहे नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आप एक बार भी पढ़े होगे तो आपको ध्यान में सब चीजें होगा, तो सभी पे होता है, ठीक है। ये सब सभी एरिया पे होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन है जो कि गलत है। ओके, ए मेंबर ऑफ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ए मेंबर has an insurable interest in the property of the company, एक गलत ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है देख लीजिए, कॉमेंटली द प्रेसिडेंट हैज promulgated two ordinances, namely CGST, Central Goods and Service Tax Extension to Jammu and Kashmir Ordinance 2017, and the Integrated Goods and Services Tax Extensions to Jammu and Kashmir Ordinance 2017, extending the domain of Central GST Act and the Integrated GST Act to the state of Jammu and Kashmir with इफेक्ट फ्रॉम कब से इफेक्ट हुआ, तो 8 जुलाई 2017 से इफेक्ट हुआ, 8 जुलाई 2017 से इफेक्ट हुआ। अगर बात किया जाए जीएसटी का, तो पूरा इंडिया पे कब से एप्लीकेबल हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। ओके, तो ये सब का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 8 जुलाई आंसर होगा। अगर पूरा इंडिया में पूछेगा कि पूरा इंडिया में जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट हुआ, इंडिया में जीएसटी को कब से एप्लीकेबल किया गया। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखा गया है पीएसयू में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछता है कि इंडिया में जीएसटी कब आया, कब से एप्लीकेबल हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। ओके, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ओके, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। ओके, तो इसमें से इनकरेक्ट जो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, ओके, तो इसमें आप देख लो, एज पर सेक्शन 2 clause as per section 2 clause 22 of the custom act the term goods exclude करता है करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, गुड्स एक्सक्लूड करता है करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि डैश ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द empowered टू द लेवी द कस्टम ड्यूटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा एंट्री में कस्टम ड्यूटी को बताया गया है, तो एंट्री 83 होता है, एंट्री 83 में बताया गया है कस्टम ड्यूटी के बारे में, जो कि कस्टम ड्यूटी कहां लगता है, मतलब कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगता है, ऑब्वियस बात है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। ओके, तो एंट्री 83 में बताया गया है, जो कि एंट्री 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, देखिए क्या बोलता है, द एनपीवी कैन बी sued to select the NPV can be sued to select mutually exclusive project with one with lower NPV should be selected। अरे एनपीवी में तो लोअर प्रोजेक्ट को थोड़ा ना कोई भी सेलेक्ट करता है, जिसमें हायर रहता है ना उसको सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे गलती लिख दिया है, वन विथ लोअर एनपीवी लोअर नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी सिलेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता, जो हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है ना उसको सेलेक्ट करते हैं, जो हायर होता है तो उसको सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन 3 जो है जो वो गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, जो कि गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
payback period method is regarded as payback period method payback period method is regarded as a time adjusted कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। ऐसा कुछ नहीं है, जो पेबैक पीरियड जो होता है ना, उससे ये पता चला सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे ये पता कर सकता है पेबैक पीरियड मेथड से कि वो जो इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका पैसा कितने दिन में वापस आ सकता है, पेबैक पीरियड में कितने ईयर में वो पैसा वापस कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। जो आउटफ्लो उसका हुआ था, जो पैसा का उसको आउटफ्लो हुआ था इन्वेस्टमेंट करते समय, तो वो इनफ्लो कब तक, कितने सालों में उसका इनफ्लो आ सकता है, तो उसी पीरियड होता है। ओके, तो ये सब चीजें होता है। ओके, आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ही डिस्कस करूंगा, बाकी आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको परचेस करना है तो आप एक क्वेश्चन पेपर भी परचेस कर सकते हो, मात्र 51 रुपीज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे himanshuclasses.in पे। ओके, बाकी आपको एमसीक्यू अगर आप परचेस करोगे ना 5000 रुपीज, मतलब एमसीक्यू आपको मात्र 500 मिलेगा, 5000 एमसीक्यूज मिलेगा, 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, और वो एमसीक्यू का प्राइस आपको मात्र 500 रुपीज है, मात्र 500। इतना नॉमिनल सा चार्जेस मैं आपको पूरा इंडिया में बता रहा हूँ, मेरे अलावा आपको कोई नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ, मैं एमसीक्यू के साथ साथ आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, 20 प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। आप डेफिनेटली उसको करके जाना, डेफिनेटली मैं बताता हूँ, अगर आप वो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा वो एक अलग लेवल होगा। ओके, आप समझ सकते हो। तो 5000 प्लस एमसीक्यूज तो जो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे इनकम टैक्स का हो गया तो इनकम टैक्स का चैप्टर वाइज रहेगा, जीएसटी का भी है तो जीएसटी का भी चैप्टर वाइज रहेगा, लॉ की बात किया जाए तो लॉ का भी, ऑडिट हो गया चाहे डायरेक्टर्स हो गया, जो भी चैप्टर्स वाइज है तो जो भी चैप्टर्स वाइज रहेगा, तो सभी टॉपिक्स भी चैप्टर वाइज रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट वाइज भी रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, उसके बाद हर एक चैप्टर वाइज रहेगा। तो जिससे क्या होगा कि कोई भी अगर कैंडिडेट कोई भी चैप्टर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो ये इसलिए मतलब बनाया गया है कि आपको जितना इजी तरीका से आपको हम प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली आप इजीली तरीका से उसको पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई में क्या होता है कि अगर आपको एमसीक्यू अगर आपको सब मतलब मिला जुला दी, उसी में इनकम टैक्स है, उसी में अकाउंटिंग है, उसी में कॉस्टिंग है, उसी में एफएम है, तो वैसे में क्या होता है कि आप कुछ टॉपिक्स तो पढ़ रहे हो पर कुछ टॉपिक्स आपको कवर अपने पढ़ना कुछ और है। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि इसलिए मैंने बनाया आप लोगों के लिए कि हर एक पेपर का अलग अलग बनाया, इसके साथ साथ हर एक पेपर का भी टॉपिक वाइज बनाया, चैप्टर वाइज बनाया, ताकि क्या होता है, कोई भी कैंडिडेट को किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर अगर उनको पढ़ना है तो वो किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को भी वो कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वो एमसीक्यू परचेस करना है तो वो एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.himanshuranjanclasses.in पे आप विजिट करिए, वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है, एमसीक्यू आर अवेलेबल एट ओनली ₹500। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, मेरा जो वेबसाइट का जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको जो परचेस करना है कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द वीडियो को, हम स्टार्टिंग में हम सब कुछ बता चुके हैं कि आपको कैसे परचेस करना है, एवरीथिंग। ओके, चलिए ये जो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अगर बात किया जाए पे ओएनजीसी में क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है ओएनजीसी में ना, 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें आपको 80 प्लस यहाँ पे मतलब 80 क्वेश्चंस, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस जो आपका रहेगा, 80 क्वेश्चंस रहेगा फाइनेंस एंड अकाउंट से क्वेश्चंस आपको रहेगा, 80 क्वेश्चंस आपको फाइनेंस एंड अकाउंट से रहेगा, 80 क्वेश्चन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और 40 क्वेश्चन जो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा। इसके बाद आपको 30 क्वेश्चन और भी जो रहेगा आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स में जो मैथ होता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा। तो आपका जो कवरेज रहेगा वो 80 क्वेश्चन आपका फाइनेंस से रहेगा, 40 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से रहेगा, तो और 30 क्वेश्चन आपका रहेगा वो मैथमेटिक्स और फिर आप उसको बोल सकते हो रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। तो 80 क्वेश्चंस आपका रहने वाला है फाइनेंस एंड अकाउंट से, तो आप उसका प्रिपरेशन काफी अच्छा करिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली उसी में अच्छा करना पड़ेगा। जो नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल तो सबके लिए नॉन टेक्निकल है, तो आपको पता ही है नॉन टेक्निकल में क्या होता है सब लोगों का, तो नॉन टेक्निकल भी थोड़ा कर लेना, थोड़ा इधर उधर से। बाकी टेक्निकल के लिए आप मेरा एमसीक्यू पे आप रिलाई कर सकते हो, डेफिनेटली अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ओके, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको थोड़ा कि आपका जो वेटेज है इसमें सिलेक्शन का ओएनजीसी का, तो ओएनजीसी में क्या है ना कि आपका जो यहाँ पे जो सीबीटी का जो यहाँ पे इन लोग का जो वेटेज रखे हैं, तो सीबीटी का वेटेज है यहाँ पे 60%, सीबीटी का वेटेज है 60%, सीबीटी का वेटेज है 60%। इसके बाद आपका जहाँ पे जो वेटेज रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर वेटेज यहाँ पे रखा गया है 20 मतलब 25% रखा गया है,
ओके, तो 25% उनको मिलेगा, 25 मार्क्स उनको मिलेगा जिनका थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन भी है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया था सीएससी में रखा गया था, ठीक है। हम सीएससी में वाले की बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो और भी एमबीए वाले भी है, पर हम लोग सीएससी का बात करते हैं। तो कोई भी लोग अगर सीएससी में है, ओके, तो ऑब्वियस बात है उनको वो बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा, तभी तो ऑब्वियस बात है आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पे 20 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा जो भी यहाँ पे है। ओके, तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स एक्स्ट्रा उनको मिलेगा जो कि आपको जो भी सीए है और उसके ऊपर भी कुछ भी उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, और या फिर कोई भी अगर सीएमए है तो उनको भी सीएमए के बाद भी अगर कुछ हायर क्वालिफिकेशन है तो उनको मिलता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली तो 20 मार्क्स तो सबको मिलेगा, ऑब्वियस बात है 20 मार्क्स सबको मिलने वाला है। तो 60 मार्क्स आपका हो गया। 60 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका जो रिटन टेस्ट है, डेट मीन्स की सीबीटी है, उसका रहेगा। 20 जो हो जाएगा वो आपका नॉर्मली कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मिल रहा है। और जो 15 मार्क्स जो आपका मिलेगा वो आपको कहां से मिलेगा, वो इंटरव्यू से मिलेगा। तो आप, मैं बता रहा हूं आपको, अगर सिलेक्शन बेहतर करना है, सिलेक्शन पक्का करना है, तो आप सीबीटी पे फोकस करो। सीबीटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो स्टूडेंट्स, मतलब जो भी कैंडिडेट अगर अच्छा मतलब कवर अप कर लेते हैं और अच्छा उनका स्कोर हो जाता है सीबीटी में, तो उनका ज्यादा चांसेस होता है कि वो सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू का तो वेटेज ओनली 15% है ना, ओनली 15% है ना, तो 15% में क्या है, वो तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई को कुछ ना कुछ तो मार्क्स तो मिलता ही है, मिलता है। ओके, तो आपको बेहतर अच्छा करना है तो आप सीबीटी को अच्छा से प्रिपरेशन करो। डेफिनेटली विल स्कोर वेरी वेल इन एग्जामिनेशन। आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। चलिए थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। बाकी एमसीक्यू आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो, बाकी आप फुल कोर्सेज मतलब फुल कोर्सेज या फिर एमसीक्यू परचेस कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 20 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पे मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको 5000 प्लस एमसीक्यू भी मिल जाएगा। चलिए थोड़ा डिस्कस आउट कर लेते हैं। 27 देख लीजिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन है जो कि इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। गलत इसमें कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे गलत क्या है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लोअर, कोई भी अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लोअर होता है, द रेट ऑफ प्रॉफिट इज हायर। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लोअर होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लोअर होता है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ओके, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट होता है ना, ओके, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। तो बोल रहा था कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लोअर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लोअर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लोअर है। ओके, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पे लोअर हो रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लोअर, द रेट ऑफ प्रॉफिट इज हायर। ऐसा थोड़ा ना लोअर रहेगा तो हायर थोड़ा ना होगा, गलत ऑप्शन है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हायर, मतलब इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर, यहाँ पे लार्जर बोल रहा है, लार्जर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज लोअर, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो गलत ऑप्शन है। ओके, तो मैं आपको जस्ट ग्राफ करके बता दिया। तो एक गलत मतलब ऑप्शन मतलब आंसर उल्टा दे दिया, यहाँ पे जो आंसर दिया उल्टा दे दिया। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लोअर, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज लोअर लिखता, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता। यहाँ पे ऐसे ही लिख देता कि द एंगल ऑफ इफ द एंगल इज लार्जर द रेट ऑफ प्रॉफिट इज लार्जर लिख देता तो सही हो जाता। पर यहाँ पे दोनों चीजें में उल्टा लिख दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ओके, इनकरेक्ट है। आगे देख लीजिए 28 देख लीजिए, 28 देख लीजिए क्या बोल रहा है। 28 क्वेश्चन देख लीजिए। द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, कब से आया था, 25 अक्टूबर 1949, 25 अक्टूबर 1949 से आया था। ओके, 29 क्वेश्चन देख लीजिए। 29 क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन फॉर इंटीमेशन, with respect to provision for intimation under section 143 subsection 1, no intimation shall be sent, no intimation shall be sent after the expiry of 1 year, after the expiry of 1 year from the end of the financial year in which the return is made. The period of intimation will run from the date of return, date of filing of latest revised return. Okay, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या बोलता है, which of the following legislation shall stand repeatedly from 1 जुलाई 2017 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी, मतलब कौन कौन सा जीएसटी के अंदर आ गया। ओके, तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल एक्साइज एक्ट आ गया। ओके, जब से जीएसटी आया, जब से जीएसटी आया तो ये सब हट गया, ये सब मतलब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। पर अभी भी कुछ जगह पे एक्साइज है, पर नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि एक्साइज नहीं है। और बस बात है मैक्सिमम केसेस में एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता,
कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट अभी भी है जिसपे एक्साइज लगता है, पर नॉर्मली अगर बात की जाए तो एक्साइज नहीं लगता है। ओके, एक्साइज ड्यूटी एडिशनल जो भी लगता था वो उसमें नहीं है। ओके, तो ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन शैल स्टैंड रिपील्ड। रिपील्ड कब से किया गया, कब ये सब हट गया, एक्साइज ड्यूटी कब से हट गया, जब से जीएसटी आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या बोलता था। प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 1913, सेल ऑफ गुड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स डस नॉट इंक्लूड, गुड्स डस नॉट इंक्लूड ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ओके, गुड्स डस नॉट इंक्लूड ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ओके, तो ये आज यहीं तक रखते हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस कर लिए थोड़ा एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस कर लिए, ताकि कुछ लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चंस किस लेवल का है और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ तक है। हम तो बस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है, हम तो आपको बस 30-31 क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए, क्योंकि कितना लंबा वीडियोस हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियोस हो जाता है। ओके, तो अगर आपको पूरा कवर अप करना है तो पूरा अगर क्वेश्चन पेपर परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो मात्र 51 रुपीज में। अगर आप एमसीक्यूज परचेस करते हो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको 20 प्लस प्रीवियस ईयर का और भी क्वेश्चंस मिलेगा, अदर पीएसयूज का भी। ओके, और इसके साथ 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा मात्र 500 रुपीज में एमसीक्यूज। ओके, सो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए himansuniClasses.in पे। ओके, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड once again happy Diwali for all of you. Okay, so thank you.